नमस्कार दोस्तों। आज अपन लोकगीत का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैंने कल आज थोड़ा सा इसको पीडीएफ के फॉर्म में, ताकि अपना समय कम बच सके और रिवीजन बहुत जल्दी आसानी से हो सके। तो वक्त जाया न करके मैं क्लास को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। कल अपन ने लोकगीतों में शेखावाटी प्रदेश के लोकगीत पढ़ रहे थे, जिनमें हम 2 लोकगीत, एक तो आपका पाला और लीलगर गीत को पहले पढ़ चुके थे। आज शेखावाटी प्रदेश के तीसरे लोकगीत से हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तीसरा लोकगीत है शेखावाटी प्रदेश का भरभूटिया। कौन सा? भरभूटिया। आप सभी जानते हैं कि भरभूटिया क्या होता है। जो खुजलीदार घास का एक पत्ता जो पैरों में चुभ जाता है, कांटेदार झाड़ी का पत्ता, उसको भरभूटिया कहते हैं। और एक महिला अपने प्रियतम से कह रही है कि माने गोदे ले लो मारा छेल लावण का लाग्यो भरभूटियो, अर्थात मेरा लावण जो उसका पहनने का लहंगा होता है उसके क्या लग गया है, भरभूटिया लग रहा है। जब वो खेत में चल रही है तो उनसे, अपने पति से ये कर रही है कि मन गोदे ले लो छेल लावण के लाग्यो भरभूटियो, अर्थात मेरे को उठा लो हे मेरे प्रियतम, मुझे यहाँ पर चलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अर्थात ये पत्नी और पति को, पति पत्नी के प्रेम को, दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हरजस। दोस्तों वैसे तो हरजस मीराबाई के दोहों को हरजस कहा जाता है। किसको कहते हैं? मीराबाई के जो दोहे होते हैं उनको हरजस कहा गया है। परंतु हरजस शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? हरजस। मीराबाई के दोहे हरजस कहलाते हैं, परंतु शेखावाटी क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो जाने पर हरजस गीत गाए जाते हैं। उसके बाद एक पीपली। पीपली, आप सभी जानते हो कि पीपली एक वृक्ष होता है और एक महिला अपने पति जो प्रदेश में रह रहा है उसको बुलाने के लिए, पति को बुलावा देने के लिए पीपली गीत का गायन करती है, अर्थात पीपली गीत को गाती है। तो दोस्तों ये हमारे शेखावाटी प्रदेश के लोकगीत पूरे हुए। अब अपन शेखावाटी प्रदेश के बाद अपना सबका सबसे प्यारा हाड़ौती प्रदेश के लोकगीतों के बारे में चर्चा करते हैं। और अपने हाड़ौती प्रदेश का सबसे पहला लोकगीत है इंडोनी। कौन सा? इंडोनी। आप सभी जानते हो कि इंडोनी क्या होती है। इंडोनी जो महिला पानी भरते टाइम जो छूमली होती है, जिसके ऊपर किसी भी बर्तन को, पानी भरने वाले बर्तन को रखती है, उस छूमली को क्या बोलते हैं? इंडोनी। तो एक महिला अपनी इंडोनी की प्रशंसा करते हुए गाती है कि मारा 1.25 री लूम खो गई इंडोनी, मारी पड़ोसन घनी चकोर ले गई इंडोनी, अर्थात मेरी जो इंडोनी थी वो छूमली थी, उसकी कीमत 1.25 रुपए थी और मेरी पड़ोसन बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा चतुर है, इसलिए वो मेरी इंडोनी को चुरा कर ले गई है। उसके बाद नेक्स्ट लोकगीत है अपने हाड़ौती प्रदेश का कांगसिया। दोस्तों कांगसिया बालों को बासने वाले या फिर बालों को कंघी जो होती है, कंघी करते हैं, उस चीज को, कंघे को क्या बोलते हैं? कांगसिया। तो महिला गीत गा रही है कि मारा छेल भवर रो कांगसियो पणिहारी ले गई सा, अर्थात मेरे पति देव का जो कंगा है उसको पणिहारी ले गई, अर्थात जो पानी भरने वाली महिला को पणिहारी बोलते हैं। तो मेरे छेल भवर रो कांगसियो, मेरे पति देव का जो कंगा है उसको पणिहारी ले गई है। कोटा जोयो बूंदी जोयो, कोटा में ढूंढ लिया बूंदी में ढूंढ लिया, तो ना मिलियो कांगसियो, कोटा जोयो बूंदी जोयो तो ना मिलियो कांगसियो, पणिहारी ले गई सा, पणिहारी ले गई सा, अर्थात अपने प्रियतम के कंगे की प्रशंसा करते हुए महिला यह गीत गा रही है। उसके बाद है बिछुड़ा। दोस्तों बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक महिला और एक पुरुष खेत में काम कर रहे हैं और खेत में काम करते समय उस महिला को जो बिच्छू नाम का कोई जीव होता है वो काट लेता है और वो महिला की ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उस महिला की अब मैं नहीं बच पाऊंगी और अपने पतिदेव से दूसरा विवाह करने के लिए निवेदन कर रही है। हालांकि हकीकत तो यह है कि वो ये महिला मन ही मन में ये सोच रही है कि अपने कहने पर ये पतिदेव दूसरा विवाह करते हैं कि नहीं करते हैं। उससे कहती है कि मैं तो मरने वाली हूँ और आप मेरे मरने के बाद दूसरे विवाह कर लेना, परंतु उसकी पत्नी मना करती है कि नहीं प्रियतम, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, आपके बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता। और जबकि पति भी यही सोच रहा है कि कब ये मरे और कब दूसरा विवाह करूं, परंतु ये पति पत्नी के प्रेम को प्रचलित करने वाला लोकगीत है बिछुड़ा। उसके बाद है दोस्तों कुंभकर्ण। कौन सा लोकगीत? कुंभकर्ण।
हकीकत में कुंभकर्ण बूंदी का एक राजकुमार था जिसकी बहन की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हो रखी थी। एक बार राणा लाखा अपने दरबार में प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उनकी जो रानी थी वो बार बार कह रही थी कि कितना ही सुंदर हो मेवाड़, परंतु हमारे बूंदी जैसा नहीं हो सकता। तो राणा लाखा कहते हैं कि बूंदी है क्या, बूंदी को तो मैं एक दिन में जीत कर दिखा दूं। राणा लाखा ये व्रत ले लेते हैं कि चाहे जब जब तक मैं बूंदी दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। राणा लाखा मेवाड़ बूंदी पर आक्रमण करते हैं परंतु बूंदी को जीत नहीं पाते हैं। सैनिकों एवं सामंतों के कहने पर वो नकली दुर्ग मेवाड़ में ही एक नकली दुर्ग बनवाते हैं और उस नकली दुर्ग को जीत करके वो अपना मौन व्रत तोड़ने के लिए कहते हैं, अपना जो व्रत ले रखा था खाने पीने का, परंतु उस नकली दुर्ग की रक्षा करने के लिए उस रानी का जो भाई था, एक नया लड़का बिल्कुल कुंभकर्ण आ जाता है और वो कहता है कि मेरे को मरे बिना आप नकली बूंदी भी नहीं जीत सकते। राजस्थान में एक दुआ है कि नकली गढ़ दिद्यो नहीं बिना गोर गम शाम, असली बूंदी जीतने बहुत ही आवे काम। कि बिना लड़े तो हमने नकली बूंदी नहीं जिया था, तो असली बूंदी जीतने के लिए तो बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, सिर कटवाने पड़ेंगे। तो वह जो राजकुमार कुंभकर्ण होता है उसकी जान लेनी पड़ती है और उस नकली दूर को जीतकर मेवाड़ के महाराणा लाखा अपना जो खाने पीने का जो व्रत था उसको तोड़ते हैं। उस वीर की स्मृति में सिंधु राग में गाए जाने वाला बहुत ही प्रमुख लोकगीत है कुंभकर्ण लोकगीत। तो दोस्तों इसी के साथ अपने हाड़ौती प्रदेश के लोकगीतों का समापन होता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मेवात प्रदेश के लोकगीत। कौन से प्रदेश के लोकगीत? मेवात। मेवात प्रदेश के लोकगीत में सबसे पहले है रसिया। कौन सा लोकगीत? रसिया। भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में रसिया गीत गाया जाता है और अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में इस गीत का गायन किया जाता है। उसके बाद है हिचकी। एक महिला है, उसका पति प्रदेश में कमाने के लिए गया हुआ है और वह गीत गाती है कि डोला बेगा आई जा जो माने आव हिचकी की है मेरे प्रियतम जल्दी से वापिस आ जाना, मेरे को आपकी याद आती है। उसके बाद इस सीट ने किसी देवी देवता की स्मृति में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? सीटने कहते हैं। किसी देवी देवता की स्मृति में गाए जाने वाले गीतों को सीटने कहा जाता है। उसके बाद अब अपन कुछ मरु प्रदेश के लोकगीतों को पढ़ते हैं। आज पूरे तो नहीं हो पाएंगे परंतु मरु प्रदेश के कुछ लोकगीतों का अध्ययन हम आज करेंगे आपके सामने, जिनमें सबसे पहला है पनिहारी लोकगीत। एक जो नवविवाहित महिला होती है जिसका पति प्रदेश में कमाने के लिए गया हुआ है और वो महिला पानी भरने के लिए पनघट पर जाती है और उसी गांव का कोई युवक उसका पीछा करते हुए जाता है और वह कहता है कि हंस हंस के बोले ने पनिहारी बातें रह जासी, कि है पनिहारी हंस हंस के बातें कर, ये समय चला जाएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। तो वह पनिहारी कहती है कि पति गयो परदेश आवलो जद बोलूली हंस हंस के, कि मेरा पति परदेश गया हुआ है, जब वो आएगा तब मैं हंस हंस के बातें करूंगी। अर्थात पतिव्रता पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, पति पत्नी के इस प्रेम को प्रदर्शित करने वाला अपने मरु प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है पनिहारी। उसके बाद है पपैया। ये जस्ट पनिहारी से अपोजिट है। इसमें पतिव्रता पत्नी को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत है। इसमें एक लड़के को एक कुंवारी कन्या उपवन में मिलने के लिए बुलाती है परंतु वह नहीं जाता है और वह जो कन्या उसको मिलने के लिए बुला रही थी वह उसकी पत्नी, उस युवक की पत्नी को संबोधित करते हुए पपैया गीत गाती है। अर्थात ये पतिव्रता पत्नी को प्रदर्शित करने पत्नीव्रता पति को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत पपैया है और पत्नीव्रता पति को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत पनिहारी है। उसके बाद है जीरा। कौन सा लोकगीत है? जीरा। जीरा लोकगीत है। जीरा जालोर क्षेत्र की मुख्य फसल है और एक महिला अपने पति से जीरे की फसल नहीं बोने के लिए निवेदन कर रही है। वह कह रही है कि जीरा जीवरो बेरी मत बाइये परण्या जीरो रे, कि जीरा जीवरा दुश्मन है, पाणत करती रा पगलिया रे गया, मत बाइये परण्या जीरो रे, कि हे मेरे पति जीरा की फसल मत बोना क्योंकि जीरे की फसल में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए वो कह रही है कि जीरो जीवरो बेरी मत बाइये परण्या जीरो रे, पाणत करती रा पगलिया रे गया, मत बाइये परण्या जीरो रे। उसके बाद
हम पढ़ते हैं ढोला मारू, जो राजस्थान की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और उसके बारे में अपन थोड़ा ढंग से देखते हैं। तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं, अब हम देखते हैं ढोला मारू की प्रसिद्ध कहानी। कौन थे ढोला मारू? आप सभी जानते हैं कि अपने चैनल का नाम भी ढोला मारू है। किस आधार पर अपने यूट्यूब चैनल का नाम ढोला मारू रखा गया, क्या कहानी इसके पीछे रही, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम देखते हैं कौन था ढोला और कौन थी मारू। ढोला नरवर एमपी का एक राजकुमार था। एक जगह पड़ती है एमपी के अंदर नरवर। नरवर एमपी का एक राजकुमार और मारू पुंगलगढ़ बीकानेर की एक राजकुमारी थी। एक बार क्या होता है, ढोला और मारू दोनों के माता पिता पुष्कर में स्नान करने के लिए गए हुए होते हैं और दोनों राजाओं की दोस्ती हो जाती है। उस समय नरवर एमपी के राजकुमार ढोला की आयु 3 वर्ष एवं पोंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी मारू की आयु 1.5 वर्ष थी। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि युवा के समय ढोला एवं मारू की क्या उम्र थी। दोनों में दोस्ती हो जाती है और उन दोनों के माता पिता अपने दोस्ती के संबंध को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे अपने राजकुमार एवं राजकुमारी का विवाह कर देते हैं। कुछ समय बीत जाता है, दोनों अपने अपनी जगह चले जाते हैं। अचानक ऐसी परिस्थितियां बनती है कि जो ढोला होते हैं उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। ढोला राजा बन जाता है, परंतु ढोला को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी कहीं और शादी हो रखी है। उसके बाद ढोला वही मालवा में एक मालवण नाम की किसी महिला से विवाह कर लेता है, परंतु परिस्थितियां ऐसी बनती है कि ये सेम सिचुएशन मारू को भी नहीं पता होती है। एक दिन मारू नींद में सो रही थी और उसको अचानक सपना आता है और वो सपने में कहती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरे को आज ऐसा सपना आया और सपने में मेरे को कोई राजकुमार लेने के लिए आ रहा है। उसकी माँ रोती है और तो उसकी माँ से पूछती है कि तू क्यों रो रही है माँ, ऐसा क्या हुआ? तो उसकी माँ बताती है कि तेरी शादी तो पहले ही बहुत बचपन में ही कर दी थी, पर तेरा राजकुमार तो अब तक तुझको लेने ही नहीं आ रहा है। वो भी बड़ी दुखी होती है और उसकी सहेलियों से जब वो सब पूरे दिन वो खुश रहती है कि उस सपने को सोच सोच कर वो अपनी सहेलियों से कहती है। उसकी सहेलियां बार बार पूछती हैं कि क्या हुआ मारू, तू इतनी आज खुश क्यों है? तो वो बता नहीं पाती है, क्योंकि गूंगा का सब प्रेम गूंगे के सपने की तरह होता है, जिसमें आदमी मन ही मन खुश होता है परंतु बाहर किसी और को नहीं बता सकता। वैसे ही धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है, ढोला उसको लेने के लिए नहीं आता है। जब यहाँ से पुंगलगढ़ बीकानेर से चिट्ठियां भेजी जाती है कि हमारी लड़की और आपके लड़के का विवाह पहले बहुत पहले हो गया था, परंतु वो जो चिट्ठियां हैं उसको जो उस राजा की ढोला की दूसरी रानी थी मालवण, वो उसने पहले ही बता रखा था कि पुंगलगढ़ बीकानेर से अगर कोई भी चिट्ठी आए तो वो मुझे दे देना, और उस चिट्ठी को वो फाड़ करके फेंक देती थी। ढोला को कानो कान खबर नहीं थी कि अपना विवाह हो रखा था। एक दिन जो मारुति अपने महल के ऊपर मायूस बैठी हुई एक बहुत ही दुख भरे गाने गा रही थी और वहीं से सिरोही की ढाडी जाति के लोग वहां से गुजर रहे थे। वह जब उसकी आवाज को सुनते हैं तो वो जाकर पूछते हैं कि क्यों है राजकुमारी दुखी, ऐसे गाने क्यों गा रही है? तो उसके माता पिता बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे बचपन में विवाह हो गया था और नरवर एमपी से नहीं तो कोई खबर है और नहीं लेने के लिए आता है। तो वो ढाडी जाति के लोग वो कहते हैं कि हम जाएंगे और गाने के माध्यम से ढोला को ये सूचित करते हैं। वो वहां पर जाते हैं, वो मारू की प्रशंसा करते हैं कि मारू आपके इंतजार की प्रतीक्षा में बहुत ज्यादा दुखी हैं और आपकी पहले ऐसे ऐसे शादी हो रखी थी। ढोला बहुत अचंबा होता है। ढोला कहता है कि मेरे को पता नहीं था और अब मैं किसको लेने के लिए, मारू को लेने के लिए जाऊंगा। उसकी जो दूसरी पत्नी होती है मालवण, वो उस समय क्या बारिश का सीजन चल रहा था, तो वो कहती है कि बारिश में कौन जाता है, कम से कम सीजन बदलने दो। फिर उसके बाद वर्षा ऋतु सर्दी ऋतु आ जाती है। सर्दी ऋतु में वो कहती है सर्दियों में कौन जाएगा, सर्दियों में तो कोई बाहर नहीं निकलता। उसके बाद गर्मी ऋतु आ जाती है।
फिर वो वही कहती है कि इतनी धूप पड़ती है, बाहर कौन निकलता है, परंतु वो नहीं मानता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसको, मारू को लेने के लिए जाऊंगा। ढोला जैसे ही मारू को वो मना कर देती है कि मेरे होते हुए मैं आपको मारू को लेने के लिए नहीं जाने दूंगी। उसकी जो दूसरी पत्नी मालवण होती है वो मना कर देती है। तो ढोला कहता है कि जब तू सोएगी उसी वक्त मैं उसको लेने के लिए जाऊंगा। मालवण इस प्रतीक्षा में कि ये नहीं निकल जाए, और वैसे कौन चाहेगी कि उसकी सौतन आए, इसलिए 15 दिन तक एक नींद की झपकी भी नहीं लेती है। और 16वें दिन जैसे ही मारू को नींद आती है, ढोला अपने ऊंट पर बैठकर निकल जाता है। मालवण की जैसे ही नींद की झपकी खुलती है, वह कहती है कि कोई ढोला को रोको, कोई ढोला को रोको, लेकिन ढोला अब रुकने वाला नहीं था। ढोला चला जाता है। रास्ते में उसको लोग मिलते हैं, वह कहते हैं कि अब आए हो, अब तुम्हारी प्रतीक्षा मारू बूढ़ी हो गई है। तो वह बहुत चिंतित हो जाता है, परंतु वह किसी और से पूछता है कि क्या मारू सच में बूढ़ी हो गई है। तो लोग उसे समझाते हैं कि बेवकूफ है क्या, तेरी जब शादी हुई थी तू 3 बरस का, मारू 1.5 बरस की, और जब तू जवान है तो मारू बूढ़ी कैसे होगी। वह चला जाता है पोंगलगढ़ बीकानेर। सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। वह अपनी ढोला मारू को ऊंट के आगे बिठा करके और ले जाता है, और वहां पर बैठकर मारू, मालवण और ढोला तीनों अपने आगे भविष्य वाले जीवन को बहुत ही शांति और सुख से काटते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। आज अपन ने इस ढोला मारू की बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी। आशा है कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके आगे के जो मरु प्रदेश के लोकगीत है उनको हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।